जय हिंद। आप सभी को मौर्य रिसर्च एकेडमी पर आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव्स जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। हम आप सबके लिए लेकर के आ रहे हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से करके जाइए और फिर परीक्षा के बाद उसका रिजल्ट बताइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम आप सबके लिए जो है क्लास 10th के पूरे फुल सिलेबस का निचोड़ ऑब्जेक्टिव्स के रूप में लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? क्या है? परिमेय संख्या है। बताइएगा, मेरे साथ आप लोग नोट करते भी चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? ऑप्शन नंबर ए √3, 2√2/√2। ऑप्शन नंबर सी 4 + √5 और ऑप्शन नंबर डी √6। तो बताइएगा कौन इसमें परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन है? रूट के अंदर 3 परिमेय संख्या नहीं है। रूट के अंदर 3, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। √2 से √2 कटा या 2 एक ऐसी संख्या है, दो एक ऐसी संख्या है जिसे हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं और 1 और 2 के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा परिमेय संख्या होगा और ऑप्शन नंबर सी √5 एक अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा अपरिमेय संख्या। √6 यानी √2 × 3 होगा। 2 × 6 यानी √2 × √3। 2 अपरिमेय संख्या का गुना भी अपरिमेय संख्या ही मिलता है, यानी √6, 4 + √5 और √3 अपरिमेय संख्या और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन? निम्नलिखित में से कौन? आप सब लोग मेरे साथ लिखते भी चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? ऑप्शन नंबर ए √5x² - 3 √2x + 4। ऑप्शन नंबर बी है 1/4x³ - 3x² + 1/√3x + 2। ऑप्शन नंबर सी है आपका x + 1/x और ऑप्शन नंबर डी है 3x² - 4x + √5। इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? आपको बता देते हैं कि x + b अगर होगा तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। x² + bx + c होगा तो कहलाएगा द्विघात बहुपद। अगर x³ + bx² + cx + d के फॉर्म में हो तो कहलाएगा त्रिघात बहुपद। अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग बोल देते हैं, लिख लीजिएगा x³ + bx² + cx + d, यह कहलाएगा त्रिघात बहुपद। x², इसको a b और इधर कांस्टेंट c। x² bx + c बहुपद है। x³ bx² cx + d बहुपद है, ये भी है बहुपद। और x² + bx + c ये भी बहुपद है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको आ रहा है, अगला क्वेश्चन है मौसा और लौसा से। मौसा और लौसा से आपको पता है कि दो संख्या का मौसा और दो संख्या के मौसा को गुना करने पर दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर प्राप्त हो जाता है। आपको
बता दे कि अगर कोई भी दो, मान लेते हैं कोई दो संख्या a और b है, माना कि हम कहते हैं कि बहुपद से क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, हम कॉन्सेप्ट पहले आपको पढ़ा देते हैं। दो संख्याओं का मौसा, मान लेते a और b का मौसा और a और b का लौसा, लौसा ऑफ a और b का लौसा, मौसा और लौसा गुना होगा दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। इसी से संबंधित क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए। क्या क्वेश्चन है? किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मौसा गुना ए बी का लौसा, ए बी का मौसा गुना ए बी का लौसा निम्न में से किसके बराबर है? निम्न में से किसके बराबर है? निम्न में से किसके बराबर है? चार ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन भी आप लोग लिखेंगे। क्या ऑप्शन है भाई? तो ऑप्शन है ए बटा बी, ए बटा बी, ऑप्शन नंबर बी है बी बटा ए, ऑप्शन नंबर सी है ए गुना बी और ऑप्शन नंबर डी है ए प्लस बी। कहा गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसा और ए बी का लौसा निम्न में से किसके बराबर है? तो आपको पता है कि किसी संख्या का मौसा और उसका लौसा दोनों संख्या गुणनफल के बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी ए गुना बी। क्वेश्चन नंबर 4, क्या इसको आप समझ गए? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लिखने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक घात एक वाले बहुपद को क्या कहेंगे? घात एक वाले बहुपद को क्या कहेंगे? घात एक वाले बहुपद को क्या कहेंगे? ठीक है, तो घात एक वाले बहुपद को कहेंगे हम लोग रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। घात एक वाले बहुपद को कहेंगे हम लोग रैखिक बहुपद। अगर हम लोग घात दो वाले बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। घात दो वाले बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। घात तीन वाले बहुपद को क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। घात एक वाले बहुपद रैखिक बहुपद, घात दो वाले बहुपद द्विघात बहुपद, घात तीन वाले बहुपद त्रिघात बहुपद। ठीक है, एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से। अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति में मान सारणी होता है। क्या होता है? मान सारणी। और वहाँ के मान सारणी से एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? जस्ट आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन तुरंत आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन है tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3। तो थीटा का मान हमसे पूछा जा रहा है। आप लोग जल्दी से सॉल्व करके कमेंट में आंसर कीजिए। tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। क्या है? tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3। आप जानते हैं कि √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का मान। tan से tan उड़ गया, थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब आपसे बात करते हैं त्रिकोणमिति के मान सारणी से संबंधित और सारे प्रश्न को। इससे पहले आप लोग जान जाइएगा, आप लोग को जानना है कि साइन, कॉस, टैन, इसका आप लोग मान बताना है आप लोगों को। देखिए साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0।
tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 60 डिग्री का 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अपरिभाषित कैसे हुआ? 1/0 अपरिभाषित हो गया। tan थीटा sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin थीटा sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0, 1/0, ऊपर 1 और नीचे 0, तो अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अब इसी तरह से आपको cos tan cot sec और cosec का निकालना है। साइन cos tan हो ही गया, तो cot sec और cosec का निकालना है। तो cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, 30 डिग्री का मान √3, 45 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान 1/√3 और 90 डिग्री का मान 0। sec 0 डिग्री का मान 1, sec 30 डिग्री का मान 2/√3, sec 45 डिग्री का मान √2, sec 60 डिग्री का मान 2 और sec 90 डिग्री का मान 0। sec 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। कैसे? 0/1, 1/0 अपरिभाषित। और cosec 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, cosec 30 डिग्री का मान 2/1, 2, cosec 45 डिग्री का मान √2, cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 और cosec 90 का मान 1। इस तरह से त्रिकोणमितीय मान सारणी है और इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक बार त्रिकोणमिति के मान सारणी में sin 0 का मान sin 30, 45, 60, 90, sin cos tan cot sec cosec तीन सबका याद करके रखेंगे। अगर आपको साइन का याद है तो आप साइन का उलट करके इधर से जो sin 90 का मान वही होगा जो cos 0 का होगा, यानी कि cos 0 का मान वही होगा जो sin 90 का होगा, फिर cos 30 का मान वही होगा जो sin 60 का होगा, यानी 0 + 90 और 60 + 30। ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं। और sin और sin 0 और cos 0 के वैल्यू को डिवाइड करके tan का वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर उसको उलट करके cot sec cosec का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, यह मान सारणी से प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, cos 60 डिग्री प्लस आधा बटा cos 60 डिग्री माइनस आधा। cos 60 डिग्री प्लस आधा और cos 60 डिग्री माइनस आधा। तो cos 60 प्लस आधा और cos 60 माइनस आधा का मान बताना है। देखिए, cos 60 डिग्री प्लस आधा, cos 60 डिग्री माइनस आधा। cos 60 का मान हम याद करेंगे कि sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। इसी प्रकार से sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। 1/2 में 1/2 को जोड़ेंगे, 1/2 से 1/2 को घटाएंगे। cos 60 में आधा जोड़ना है और cos 60 में से आधा घटाना है। तो cos 60 का मान 1/2 और cos 60 माइनस देखिए, इसमें जो आंसर है cos 60 यानी sin 60 का मान √3/2, sin 30 1/2 यानी आधा आधा 1, यहाँ हो जाएगा 0, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म ऑफ त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप, सबसे व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा? x³ + bx² + cx + d। ठीक है, यही इसका व्यापक रूप है। अगला क्वेश्चन है कि sin a बराबर, क्वेश्चन नंबर 8, sin a बराबर 3/4। तो cos a का मान आपसे पूछा गया है, तो इसका जल्दी से मान कमेंट में बताइएगा।
साइन ए का मान 3/4 है। साइन ए का मान कितना है? 3/4। तो आपसे पूछा गया है कॉस ए का मान। आप जानते हैं कॉस ए बराबर होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो √1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, √1 माइनस 9/16, यानी कि √16 माइनस 9/16, यानी √7/16, यानी ऊपर का √7 और √16 का मान 4, √7/4। ये हो जाएगा आपका कॉस ए। कॉस ए बराबर √7/4। अगला क्वेश्चन है tan A बराबर क्या होगा? ऑप्शन है cot 90 डिग्री माइनस ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए और कॉस 90 डिग्री माइनस ए। tan ए का मान क्या होगा? cot 90 डिग्री माइनस ए, cot 90 माइनस ए tan ए, cosec 90 माइनस ए sec ए, cos 90 माइनस ए sin ए, sec 90 माइनस ए cosec ए। इस तरह से बनता है। आपको हम बता दें, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्या है? साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए, टैन 90 डिग्री माइनस ए कॉट ए, क्या होगा? कॉट ए, और कॉट 90 डिग्री माइनस ए टैन ए, क्या होगा? टैन ए। साइन कॉस टैन कॉट, सेक 90 डिग्री माइनस ए कॉसेक ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए सेक ए, क्या हो जाएगा? सेक ए। इस तरह से आपको फॉर्मूला याद रखना है। साइन 90 डिग्री माइनस ए, बोलिए मेरे साथ, रिपीट कीजिए। साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए, टैन 90 डिग्री माइनस ए कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए टैन ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए कॉसेक ए, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए सेक ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए सेक ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए सेक ए। ठीक है, इस तरह से संबंधित सवाल आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर है 10। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है, उस बिंदु का कहलाती है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए भुज, क्या कहलाती है? भुज। ऑप्शन नंबर बी कोटि, ऑप्शन नंबर सी अक्ष, और ऑप्शन नंबर डी आलेख। एक अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है कोटि। कैसे? मान लीजिए यह एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यह है मूल बिंदु ओरिजिन ओ, मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स डैश और नीचे में वाई डैश। अगर एक्स ओ एक्स एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है 3 और 4, ठीक है, तो एक्स एक्सिस से यहाँ हम जाएंगे तो क्या डिस्टेंस है? पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ए, वाई एक्सिस के पैरेलल एक रेखा खींचा गया और एक्स से जा रहा, ये क्या किसको बता रहा? वाई को बताएगा। क्या कह रहा है? किसको बताएगा? वाई को, यानी कि वाई एक्स को, यानी कोटि को। एक्स एक्स को भुज और वाई एक्स को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है? एक्स अक्ष से दूरी कोटि, और वाई अक्ष से दूरी, और वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? भुज। वाई अक्ष से दूरी भुज, एक्स अक्ष से दूरी कोटि और वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
भुज कहलाएगा। किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है कोटि, किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है भुज। क्या कहलाती है? भुज। अगला क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछा गया। किसका फॉर्मूला पूछा गया है? वृत्त के क्षेत्रफल का। किसका फॉर्मूला पूछा गया हमसे? तो वृत्त के क्षेत्रफल का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला संबंधित पूछा गया है, यह होता है पाई आर स्क्वायर। एक हमारा रिंग, हाथ में जो हम लोग पहनते हैं चूड़ी, ये सब किसके आकार का है? वृत्त का आकार का। केंद्र मान के अगर हम उसके चारों ओर घुमा देंगे तो क्या बनेगा? वृत्त। वृत्त के जो मध्य भाग होगा उसको कहा जाएगा केंद्र। एक कोई भी गोल आकृति जिसके मध्य भाग को क्या कहा जाएगा? केंद्र। और केंद्र से सतह की दूरी को क्या कहेगा? त्रिज्या। ठीक है। अगर क्षेत्रफल तो ये पूरा कितना क्षेत्र घेरा है इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। परिधि यानी इसके चारों ओर क्या कितना रस्सी या तार या जो कोई भी चीज मटेरियल का प्रयोग किया गया कितनी लंबाई का, वह उसका परिधि होता है। तो आपको बताना है वृत्त की परिधि। किसका? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब हम आपसे चर्चा करने वाले हैं अर्धवृत्त के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त होता क्या है आप लोग बताएंगे? अर्धवृत्त क्या? मान लो एक वृत्त था, उसको हम काट करके अर्धवृत्त बना दिए। क्या बना दिए? अर्धवृत्त बना दिए। जैसे अर्धगोला बना दिए हम इसको। अर्धगोला नहीं, अर्धवृत्त बनाना है। क्या बनाना है? अर्धवृत्त। क्या बनाना भाई? अर्धवृत्त। मान लीजिए ये क्या बना? अर्धवृत्त। ठीक है। अगर पूछा जाए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये क्या है? अर्धवृत्त। अगर आपसे पूछा जाए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त के क्षेत्रफल का आधा पाई आर स्क्वायर बटा 2। और अर्धवृत्त का परिमिति क्या पूछा जा रहा है? अर्धवृत्त का परिमिति। अर्धवृत्त का परिमिति होगा, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई आर बटे 2। लेकिन इसको आप छोड़ दोगे क्या? सिर्फ इसी को लेना है, इसको नहीं छोड़ना है, इसको पकड़ के रखना है। तो हम जानते हैं कि केंद्र है, केंद्र से यहाँ की दूरी r, तेनहू हो जाएगा r, यानी यहाँ से यहाँ हो जाएगा 2r। तो ये 2 से 2 खत्म, r यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2। यह हो जाएगा अर्धवृत्त की परिमिति, परिधि, कुछ भी कह लो। ठीक है। VVI क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अर्धवृत्त की परिधि r इंटू पाई प्लस 2। ठीक है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? तो संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो लिखेंगे संचयी बारह। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? आपको बता दे, संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। कहा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 2 धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है?
मौस, मौस माने महत्तम समापवर्तक, आ लस माने लघुत्तम समापवर्तय। क्वेश्चन नंबर 13, यू किल्ड विभाजन, यू किल्ड विभाजन प्रमेयिका, यू किल्ड विभाजन प्रमेयिका, यू किल्ड विभाजन पलगे प्रमेयिका, या यू किल्ड विभाजन एल्गोरिथम, यू किल्ड विभाजन एल्गोरिथम। दो धनात्मक यू किल्ड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, तकनीक है। ऑप्शन नंबर ए लॉस, ऑप्शन नंबर बी मौस, ऑप्शन नंबर सी भागफल और ऑप्शन नंबर डी शेषफल, शेषफल, शेषफल। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो दो धनात्मक पूर्णांक का मौस निकालने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फिर इसके बाद आगे ऐसे इसको हम इस रिलेशन की सहायता से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांक का हम लोग मौस निकाल लेते हैं। ठीक है। आगे कहा गया है 3, क्या है। 3, नहीं, आगे कहा गया है 3 + √3 क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। 3 + √3 क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 14, 3 + √3, 3 + √3, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और 3 क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। यानी 3 क्या है, अपरिमेय संख्या, और √3 क्या है, 3 है परिमेय संख्या और √3 है अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाएगा, जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाएगा तो हमको मिलेगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाएगा तो मिलेगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन है। सोचो, ऑप्शन तो देना इसका जरूरत नहीं है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य पूछा जा रहा है तो पूर्ण संख्या क्या होगा। सबसे पहले तो बताइए कि पूर्ण संख्या होगा तो प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राकृत संख्या कहलाएगा। जब प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। 1 2 3 4
प्रथम 5 पूर्ण संख्या की बात है, 1 2 3 4 ऐसे डस करके प्राकृत संख्या। अगर इसमें शून्य को शामिल कर लिया जाए तो यह पूर्ण संख्या। हमसे पूछा गया कि प्रथम 5 यानी शुरू से 5 तक जाना, 0 1 2 3 4 यानी प्रथम 5 को हो गया 1 2 3 4 5, यानी इसका हमको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना है अंकों का जोड़ बटा अंकों की संख्या, अंकों का जोड़ 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटा 1 2 3 4 5, 4 3 7 2 9 1 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 बटे 5, 5 दूनी 10, यानी प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य हो जाएगा 10। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य हो जाएगा 2। इसी के साथ आज आपका क्लास यहीं तक रहा। आप लोग खूब अच्छे से रिवाइज कीजिए, वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने बोर्ड परीक्षा में उच्चतम मार्क्स लाइए। जय हिंद।